ससुराल। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर अशोक, समर और निधि बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे और सुलोचना किचन में गर्मा गर्म पोहा और चाय लेकर आती है। अरे यार, ये क्या कचरा बनाया है? तुम्हारे हाथों में कोई स्वाद है या नहीं? जी, मैंने तो मसाले बिल्कुल सही डाले थे। मसाले डालने से क्या होता है? खाना बनाने का जो हुनर मेरी पहली बीवी के हाथों में था ना, उसके हाथ का नाश्ता खाकर तो लोग उँगलियाँ चाटते रह जाते थे। और एक तुम हो, बस कचरा पकाना आता है तुम्हें। इससे अच्छा तो मैं बाहर ठेले पर ही खा लूँ। अशोक यह कहकर वहाँ से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। कमरे में सुलोचना अलमारी की सफाई कर रही थी, तभी उसे अशोक की पहली पत्नी की कुछ साड़ियाँ मिलती हैं। सुलोचना एक साड़ी को अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है, तभी अशोक कमरे में आता है। ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, सोच रही हूँ उसे पहन लिया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीमा की चीज़ों को हाथ लगाने की? हाँ, ये साड़ियाँ तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। मैं तो बस अपनी शक्ल देखी है शीशे में, वो एकदम अप्सरा थी। उसे तो मैं बस देखता ही रहता था। और तुम तो एकदम भद्दी लगती हो। तुमसे शादी करना तो मेरी मजबूरी थी, ताकि बच्चों का कोई ख्याल रख सके। वरना तुम जैसी औरत तो मेरे घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। अशोक सीमा की साड़ी अलमारी में रखकर वहाँ से चला जाता है। सुलोचना रोते रोते हॉल में आती है। समर, निधि, जरा बाहर आना बेटा। समर नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद निधि फ़ोन चलाते हुए वहाँ आती है। क्या है? क्यों चिल्ला रही हो आप? बेटा, मुझे थोड़ा अकेलापन लग रहा था, सोचा तुमसे बात कर लूँ। देखिए, यह जो आप 90 की टीवी सीरियल वाली रोती हुई माँ का ड्रामा कर रही हो ना, यह मेरे सामने मत कीजिए। आप सिर्फ नाम के लिए माँ हैं, असली माँ नहीं। मेरी माँ तो मर चुकी है, आप मेरी सौतेली माँ हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ ये इमोशनल बॉन्डिंग करने की कोशिश मत कीजिए। निधि वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन अशोक, समर और निधि तैयार होकर कहीं जा रहे थे कि तभी अचानक सुलोचना बोलती है, आप लोग तैयार हो गए? मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर साथ चलते हैं। अरे महारानी, तुम कहाँ चल दिया? वो मेरी पहली पत्नी के खास रिश्तेदारों की हाई क्लास पार्टी है। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, तो फिर मैं आपके साथ तो जा सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग होंगे। तुम फालतू में अपनी शक्ल दिखाकर हमारी बेइज्जती करवा दोगी। तुम बस घर की सफाई करने के लायक हो तो वही करो। अशोक, समर और निधि वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर को हॉल में अशोक अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा था। तभी सुलोचना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे अशोक यार, तू तो भाभी से ज़्यादा बात ही नहीं करवाता। अरे यार, तुम्हारी भाभी जी नहीं है, तुम्हारी भाभी तो भगवान को प्यारी हो गई। यह तो बस समझ लो कि घर की नौकरानी है। इससे क्या ही बात करोगे तुम? लोग सारे दोस्त हंसने लगते हैं। सुलोचना को बुरा लगता है और वो वहाँ से किचन में चली जाती है। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी निधि किचन में आती है। सुलोचना को लगता है कि वो उसे संभालने आई है, लेकिन निधि उसे इग्नोर करके पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। मेरी बेटी भी अब मुझे इग्नोर करने लगी है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन की बात है। रात का समय था। अशोक अपने कमरे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। तभी सुलोचना उसके पास आती है। सुनिए जी, मेरा ना हमेशा से एक सपना था कि मैं अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूं। क्या आप मेरी थोड़ी मदद करोगे? तुम्हें अकल है या नहीं? दिख नहीं रहा है कि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब पढ़ रहा हूँ? मैं तो बस अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो अंगूठा छाप हो। तुम्हें क्या पता किताब की वैल्यू? मेरी पहली पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। हम दोनों साथ में बैठकर इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ते थे। और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अब जाओ यहाँ से। सुलोचना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एक बड़े होटल में अशोक, समर, निधि और सुलोचना समर के लिए लड़की देखने के लिए जाते हुए होते हैं। बेटा, तुम होटल में निधि, समर, अशोक, सुलोचना समर के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं। तो बेटा सिमरन, तुम्हारी आगे की पढ़ाई का क्या प्लान है? बेटा, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? हमारे समर को तो तुम चुप रहो। तुम्हें किसने बीच में बोलने को कहा? मेरा बेटा है, मैं उसकी शादी की बात खुद कर लूँगा। तुम्हें तो लोगों के सामने ढंग से बात करना भी नहीं आता।
गँवार हो तुम तो पूरी की पूरी। आसपास जो लोग बैठे थे वो सुलोचना को देखने लगते हैं और थोड़ा-सा हँसने लगते हैं, तो सुलोचना को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, समर की शादी हो गई थी, दोपहर का समय था, सिमरन हॉल में बैठकर फ़ोन चला रही थी कि तभी सुलोचना उसके पास आती है, "बहू और बताओ तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं?" "ओफ़ो! माँ प्लीज़ थोड़ा स्पेस दीजिए ना, अभी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। मैं अभी अपनी रील एडिट कर रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं।" "अच्छा ठीक है बेटा।" सुलोचना वहाँ से चली जाती है, कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सुलोचना की नींद खुल जाती है, वो देखती है कि निधि के कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर सिमरन और निधि बैठकर कुछ देख रही थी। सुलोचना निधि के कमरे में जाती है। "अरे वाह! तुम दोनों पिक्चर देख रही हो, क्या मैं भी आ जाऊँ? मुझे भी नींद नहीं आ रही है, साथ में देख लेते हैं।" "माँ जी, यह आपके टाइप की मूवी नहीं है, ये एक्शन मूवी और वैसे भी आपको इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो वो 90 वाली मूवी पसंद है जिनमें हद से ज़्यादा ओवर एक्टिंग होती है। हाँ माँ, आपको यह सब समझ नहीं आएगा, आप जाओ अपने कमरे में, हमें डिस्टर्ब मत करो।" "ठीक है बेटा, तुम लोग देख लो।" सुलोचना वहाँ से निकलकर सीधे घर के बाहर बने पार्क में जाकर बैठ जाती है। "कोई नहीं है मेरा इस घर में, मैंने सोचा था नई बहू आएगी तो एक सहेली मिल जाएगी, लेकिन वो तो मुझे इग्नोर ही इग्नोर करती है। हे भगवान, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी।" अगले दिन सुलोचना अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसका हाथ अशोक की पत्नी की फ़ोटो फ्रेम में लग जाता है और वह ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। आवाज़ सुनकर अशोक वहाँ आता है। "ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी की फ़ोटो तोड़ने की? मुझे पता है तुमने यह जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम मुझसे जलती हो।" "नहीं जी, मेरा हाथ लग गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए।" हंगामा सुनकर समर, सिमरन और निधि भी वहाँ आते हैं। "तुम इस घर के लिए एक पनौती हो, पनौती। मेरी पहली बीवी के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। आखिर आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तुमने गलती की है, और हाँ, मैं सिर्फ़ उसी से प्यार करता हूँ और मरते दम तक उसी से करूँगा। तुम्हें तो मैं अपनी पत्नी नौकरानी भी न मानूँ।" बोलते-बोलते अशोक अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। "पापा, पापा, ये क्या हुआ? ये जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ।" जल्दी से एम्बुलेंस आती है और अशोक को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अशोक एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था। सुलोचना उसके पास ही खड़ी थी। "यह सब तुम्हारी ही पनौती है, शकल देखने का नतीजा है। मेरी पहली बीवी ज़िंदा होती तो मुझे ऐसे अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो मेरा और मेरी हेल्थ का अच्छा ख्याल रखती थी। लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेकार हो, तुम मेरा कभी ख्याल नहीं रख सकती।" सुलोचना दुखी होकर कमरे के बाहर आ जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। "देखिए, पेशेंट का छोटा सा हार्ट अटैक आया था और अब इनका हार्ट बहुत कमज़ोर हो चुका है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप सभी लोग, इन्हें कोई भी टेंशन या सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर इन्हें कोई भी हैवी शॉक लगा तो फिर इनकी जान जा सकती है।" कुछ दिनों बाद अशोक वापस घर आता है। कुछ समय बीत जाता है, दोपहर का समय था। सिमरन और निधि तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी कि तभी सुलोचना उनके पास आती है। "बहू, निधि, तुम लोग शॉपिंग पर जा रही हो क्या? मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? मुझे भी थोड़ा शॉपिंग करना है। माँ, हम लोग बड़े शोरूम में जाएंगे जहाँ डिजाइनर ड्रेस मिलती है। अब वहाँ क्या करोगी आप? ठीक है बेटा, तुम लोग ही चले जाओ।" सिमरन और निधि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम को हॉल में 4 सूटकेस रखे हुए थे और अशोक, समर, सिमरन और निधि तैयार होकर हॉल में खड़े हुए थे। "ऐसा इस तैयार होकर ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं?" "अरे माँ, हम लोग 1 हफ्ते के लिए वैकेशन पर जा रहे हैं। पापा की भी तबीयत अब ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ ना तुम लोगों के साथ। मैं बस 10 मिनट में अपना बैग लगा लेती हूँ, तैयार भी हो जाती हूँ। रुक जाओ, तुम हमारे साथ नहीं चल जाओगी? हम वहाँ मौज मस्ती करने जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे।" कुछ देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। सुलोचना अकेली रह जाती है। "मेरी लाइफ में तो बर्बाद हो गई। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा पति मुझसे नफ़रत करता है, बच्चे मुझसे नौकरानी समझते हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ?" सुलोचना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तभी मेन गेट की घंटी बजती है। सुलोचना शांत होकर दरवाज़ा खोलती है। सामने एक स्मार्ट लड़का खड़ा था। "नमस्ते, मैं वेदांत हूँ, निधि का स्कूल टाइम का बचपन का दोस्त। निधि है क्या घर पर?" "नमस्ते, निधि तो घर पर नहीं है,
वो बाहर गई है घूमने, तुम अंदर आ जाओ। वेदांत अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। सुलोचना उसके लिए चाय बनाकर लाती है। आप मुझे बहुत दुखी लग रही हैं, आपकी आंखें भी सूजी हुई हैं, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं? मैं बहुत दुखी हूँ वेदांत, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। जो औरत पूरे घर को संभालती है उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। आप रोइए मत, मैं हूँ ना। ऐसे ही सुलोचना को वेदांत बात करने लगते हैं और कुछ देर बाद वेदांत वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार वैकेशन से लौट आता है, तब सभी सो रहे थे। रात का समय सुलोचना घर के बाहर खड़ी थी, तभी अचानक 3-4 आदमी सुलोचना के पास आते हैं और उससे कुछ बात करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब कौन मेरी मदद करेगा? हाँ, वेदांत तो बहुत अच्छा है, बस वही है जो मेरी मदद कर सकता है, और वैसे भी वह बहुत स्मार्ट है और अच्छी बातें भी करता है। अगले दिन दोपहर को एक पार्क में सुलोचना और वेदांत बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी सिमरन पार्क के पास से गुजरती है, जो कि शॉपिंग करके लौट रही थी। वो सुलोचना को देख लेती है। यह माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं? और यह स्मार्ट लड़का कौन है जिसके साथ यह ऐसे खिलखिला कर हंस रही हैं? घर में तो हमेशा रोती रहती हैं, दाल में पक्का कुछ काला है। सिमरन जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और सुलोचना और वेदांत की फ़ोटो क्लिक कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो फ़ोटो निधि को दिखाती है। ये देख, मैंने कहा था ना, माँ जी कोई सीधी सादी तुलसी नहीं है। आज पार्क में इस लड़के के साथ बैठकर खिलखिला के हंस रही थी। भाभी, यह तो वेदांत है। वेदांत? कौन वेदांत? अरे ये मेरा बचपन का फ्रेंड है, आई मीन 12th क्लास का। है मेरा बॉयफ्रेंड था, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। पर यह कहाँ कब आया, और ये मेरी माँ के साथ पार्क में बैठकर क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, एक्स बॉयफ्रेंड और सास, पक्का कुछ गड़बड़ है। कुछ समय बीत जाता है, रात के 2 बज रहे थे। सिमरन और निधि को भूख लगी थी, इसलिए दोनों किचन में मैगी बनाने जाते हैं। यार निधि, मैगी में थोड़ा मसाला और डालना। भाभी चुप रहो, किसी की आवाज़ आ रही है। दोनों को छत से किसी की बात करने की आवाज़ आती है। दोनों डर जाती हैं और जल्दी से हाथ में डंडा लेकर छत पर जाती हैं। छत पर सुलोचना फ़ोन कर रही थी। हाँ वेदांत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हम कल मिलेंगे, लेकिन बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो भाभी, रात के 2 बजे माँ वेदांत से बात कर रही हैं। हाँ निधि, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। निधि और सिमरन वहाँ चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को सुलोचना तैयार होकर बाहर जाती है। सिमरन और निधि, चलो निधि इसका पीछा करते हैं, देखते तो सही ये कहाँ जा रही हैं। दोनों सुलोचना का पीछा करते हैं। सुलोचना थोड़ा आगे जाती है, तभी वेदांत उनकी अपनी कार लेकर वहाँ आता है। सुलोचना कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लो कर लो बात, माँ जी तो फ्रंट सीट की सवारी कर रही हैं, देख रही हो वेद निधि? मुझे तो यकीन हो गया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है सिमरन, पर क्या कर सकते हैं, सौतेली माँ है, सगी थोड़ी। सौतेली माँ तो ऐसे ही होती हैं। कुछ समय बीत जाता है, शाम का समय था। अशोक अपने ऑफिस से लौटते वक्त बाजार से रुककर सब्जी खरीद रहे थे, तभी उनकी नज़र पास खड़े चाट के ठेले पर जाती है, जहाँ सुलोचना और वेदांत बैठकर चाट खा रहे थे। यह तो सुलोचना है, और यह इसके साथ लड़का कौन है? यह औरत तो ये घर में ऐसी रहती है जैसे इसका पति मर गया हो, और यहाँ बाहर आकर 16 साल की कुंवारी लड़कियों की तरह दांत दिखा रही है। अशोक वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। थोड़ी देर बाद सुलोचना भी घर आ जाती है। कहाँ आज से आ रही हो? वो कहीं नहीं जी, वो दूर वाली चाची की तबीयत खराब थी ना, बस उन्हीं को देखने गई थी। यह बोलकर सुलोचना जल्दी से वहाँ से चली जाती है। झूठ बोल रही है ये मुझसे, बोल रही थी कि चाची को देखने गई थी और वहाँ बाजार में बैठकर उस अनजान लड़के के साथ चाट खा रही थी। आखिर वो लड़का कौन था और सुलोचना उसके साथ क्या कर रही थी? मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। तभी सिमरन और निधि वहाँ आ जाती हैं। अरे ससुर जी, आपको क्या पता लगाना है, हम बताते हैं ना। वो लड़का वेदांत है, निधि का एक्स बॉयफ्रेंड है, और माँ जी का और वेदांत का अफेयर चल रहा है। हमने खुद उन दोनों को कार में एक साथ जाते हुए देखा है, और पार्क में भी देखा है, और रात को माँ जी को फ़ोन पर गुटुरगु करते हुए भी देखा है। क्या मेरे ही घर में यह सब चल रहा था और मुझे पता ही नहीं? उस औरत को शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? बेटे की शादी हो चुकी है, बहू घर में आ गई है, और यह बुढ़ापे में आँसकी लड़ा रही है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम कल से इनका प्रॉपर पीछा करेंगे, देखते हैं यह
क्या क्या गुल खिला रही हैं। हाँ करो पीछा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अगली सुबह सुलोचना तैयार होकर घर से निकलती है। सिमरन और निधि कैंप से उसका पीछा करते हैं। सुलोचना एक अच्छे से होटल में जाती है। वेदांत वहाँ पहले से ही मौजूद था। दोनों वहीं बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। तो वेदांत सुलोचना को एक ब्लैक बैग देता है। देख निधि, देख ब्लैक बैग, पक्का इसके अंदर लव लेटर्स होंगे या फिर माँ जी के लिए कोई महंगा गिफ्ट। भाभी मुझे तो सच में शर्म आ रही है कि मेरी माँ इस उम्र में यह सब कर रही हैं। निधि और सिमरन वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और रात को सुलोचना लौटी। आज बहुत थकी हुई लग रही हो माँ, कहाँ से आ रही हो आप? अरे वो अपने फूफा जी हैं ना, गांव वाले, उनके लड़के की शादी है तो बस उसी से कुछ काम से बुलाया था उन्होंने, बस वहीं गई थी। सुलोचना यह बोलकर वहाँ से चली जाती है। भाभी यह जिसकी बात कर रही है उसकी शादी तो 3 साल पहले हो चुकी है और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। माँ को तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। अगले दिन सिमरन और निधि एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप पर पड़ती है जहाँ सुलोचना और वेदांत खड़े थे। निधि वो देख, माँ जी वो तेरा एक्स ज्वेलरी शॉप में, वेदांत की फैमिली बहुत रिच है, पक्का माँ को कोई महंगा डायमंड का या नेकलेस का महंगी ज्वेलरी दिलवाई होगी। और वैसे भी माँ तो ज्वेलरी की बहुत शौक है। हे भगवान, मतलब गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। सच में माँ जी तो जरा शर्म नहीं आ रही। यह सब करते हुए रात का समय था और सिमरन समर माँ जी, उस समय वेदांत की अफेयर चल रहा है जो कि नंद जी का एक्स है। दोनों रोज़ बातें करते हैं। मुझे तो पहले ही दिन से पता था कि मेरी सौतेली माँ अच्छी नहीं है। सौतेली माँ है, कभी हमारी सगी हो ही नहीं सकती। मुझे वो पहले भी सिर्फ एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन यह सब करेगी इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ दिन बीत जाता है, सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी सुलोचना सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। आज मैंने सुबह जल्दी उठकर आप सबके लिए नाश्ता बनाया है। सुलोचना सभी को नाश्ता सर्व करती है, लेकिन कोई भी नाश्ता खाता नहीं है। यह हमें नहीं खाना, मुझे तुम्हारे हाथों का कुछ भी नहीं खाना है, मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी यह नाश्ता नहीं खाऊंगा। इस खाने में सही जगह हमारा पेट नहीं है, डस्टबिन है। सिमरन पूरा नाश्ता डस्टबिन में फेंक देती है। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब इन लोगों का क्या होगा? रात का समय था। सुलोचना और वेदांत एक नाइट क्लब के बाहर खड़े थे। सिमरन और निधि दूर से एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रही थी। लो, अब बस यही देखना बाकी रह गया था, सासू माँ नाइट क्लब जा रही हैं। अब बस उर्फी जावेद वाले डिजाइनर कपड़े पहनकर ना बाकी रह गया है। यार भाभी, वेदांत को भी शर्म नहीं आ रही है? माँ की उम्र और वेदांत की उम्र में कितना फ़र्क है। अगर किसी को पता चला ना कि मेरी सौतेली माँ मेरे एक्स के साथ क्लब में पार्टी कर रही तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तू टाँग की टेंशन ले रही है, यहाँ तो पूरे खानदान की इज्जत का कचरा हो जाएगा। बुढ़ापे में डिस्को दीवाने चल रहा है इनका। चलो घर चलें, सब ससुर जी को बताना पड़ेगा। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रात के लगभग 3 बज रहे थे। सिमरन और निधि अशोक को ज़बरदस्ती छत पर लाती हैं। अरे क्या है, आधी रात को मुझे छत पर क्यों लाई हो? पापा वो देखिए आपकी शरीफ बीबी क्या कर रही है। नीचे वेदांत की कार आकर अचानक रुकती है। सुलोचना कार से उतरती है और सुलोचना वेदांत से हंसकर कुछ बोलती है और फिर वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, मुझसे तो यह सब देखा नहीं जा रहा है। इससे अच्छा तो तू मुझे पहले ही उठा लेता। मैंने इस औरत से शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ससुर जी आप रोइए मत, एक्शन लीजिए एक्शन। अगले दिन दोपहर का समय था। हॉल में अशोक और समर, सिमरन और निधि बैठे टीवी देख रहे थे। तभी सुलोचना सबके लिए चाय लेकर वहाँ आती है। अशोक जी आपको पता है, वो शर्मा जी की बहू, कोई सुलोचना की तरफ देखता तक नहीं है और सभी उसे इग्नोर कर के वहाँ से जाने लगते हैं। निधि चलो अपने कमरे में बैठकर नेल पेंट लगाते हैं। अशोक, कुछ समय बीत जाता है और रात को हो जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुलोचना ने आज खुद डिनर बनाया था। सभी खाने वाले ही थे कि तभी वेदांत वहाँ आ जाता है। यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने बुलाया है यहाँ? यहाँ मैंने बुलाया है। आज रात का खाना यह हमारे साथ ही खाएगा। दिमाग खराब है आपका? कोई अनजान इंसान हमारे बीच बैठकर कैसे खाएगा? यह कोई अनजान थोड़ी है। समर कि तुम्हारी बहन निधि का बचपन का दोस्त वेदांत है। सुलोचना वेदांत को बैठकर खाना सर्व करती है। वाह आंटी जी, क्या खाना बनाया आपने, और वैसे यह सारा खाना मुझे पसंद का है, इसलिए खाने में और भी मज़ा आ रहा है। सच में बहुत टेस्टी बना है खाना। कुछ देर बाद सब खाना खा चुके। तेरा खाना हो गया ना वेदांत, अब तू जा सकता है। रास्ता बाहर की तरफ है, यह कहीं नहीं जाएगा निधि। रात बहुत हो गई है और अभी इसने मुझे बताया कि इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। आज रात वेदांत हमारे गेस्ट रूम में रुकेगा। बिल्कुल नहीं, यह लड़का इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा होगा।
यह कहीं नहीं जाएगा, ये आज गेस्ट रूम में ही रुकेगा। और अगर इस घर में किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो दरवाज़ा खुला है, वह इंसान घर छोड़कर जा सकता है। सुलोचना वेदांत को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। समर, निधि, सिमरन और अशोक एक ही कमरे में थे। सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। पापा, आज मैं उस रोमियो की हड्डी तोड़ दूंगा। आज तो आर पार की लड़ाई होगी। चारों हॉल में आते हैं। वो देखते ही गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला है। तभी सुलोचना वहाँ आती है और जल्दी से गेस्ट रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। हे भगवान, माँ जी तो आधी रात को वेदांत के कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। अरे कोई मुझे जहर ला के दे दो, यह सब क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। अशोक, समर, निधि और सिमरन बहुत देर तक हॉल में बैठे रहते हैं और सुलोचना का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुलोचना बाहर नहीं आती, इसलिए सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सिमरन और निधि हॉल में बैठी थी, तभी सुलोचना वहाँ आती है, जो कि शॉपिंग करके आई थी और अपना मेकअप भी करवा कर आई थी। हे भगवान निधि, मैं यह सपना देख रही हूँ या सच में आज सासू माँ किसी हीरोइन की तरह तैयार होकर आई हैं? मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सुलोचना सीधे अपने कमरे में चली जाती है। निधि और सिमरन उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे देखने लगती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने सालों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। फाइनली आज मेरा वो सपना सच होने वाला है। सुना तुमने? सपना सच होने वाला है। ननद जी, तुम्हारी सौतेली माँ पक्का सेक्स बॉयफ्रेंड। सपना सच होने वाला है। ननद जी, तुम्हारी सौतेली माँ पक्का एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फेरे लेने वाली हैं। चलो जल्दी से ससुर जी को बताते हैं। सिमरन फ़ोन करके जल्दी से अशोक और समर को बुलाती हैं। समर और अशोक आते हैं। ससुर जी, आज माँ जी कमरे में आराम से तैयार हो रही हैं और बोल रही हैं कि आज उनका बड़ा सपना सच होने वाला है। पक्का वो उस वेदांत से शादी करने के लिए दूंगा नहीं। तभी सुलोचना अपने कमरे में से तैयार होकर निकलती है। वो किसी की तरफ देखे बिना सीधे बाहर चली जाती है। चलो सब इनका पीछा करते हैं। सुलोचना वेदांत की कार में बैठकर वहां से चली जाती है। अशोक सभी के साथ अपनी कार में सुलोचना का पीछा करता है। सुलोचना की कार एक सुनसान एरिया में बने हुए एक फार्म हाउस पर जाकर रुक जाती है। फार्म हाउस एकदम नया बना था और सजा हुआ था। फार्म हाउस के सामने 4 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे, जो सुलोचना से मिलने आए थे, और एक पंडित जी भी वहाँ खड़े थे। अरे ससुर जी देखिए, पंडित जी भी खड़े हुए हैं और फार्म हाउस फूलों से सजा हुआ है। और वो जो 4 आदमी खड़े हैं ना, वो बाहर आते हैं। सब देखकर पक्का यकीनन हो गया मुझे, आज सासू माँ की शादी होने वाली है। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अशोक, समर, सिमरन और निधि जल्दी से सुलोचना के पास पहुँचते हैं। शर्म मैच खाई है क्या तुमने? तुम्हारी बेटी की शादी हो गई और तुम यहाँ दूसरी शादी करने आई हो। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और तुम लोग कौन हो? हाँ, बाराती बनकर आए हो इस तमाशे में। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अबे ओए बच्चे, जबान संभाल कर बात कर। हम कोई बाराती नहीं है। हम लोगों को कर्ज देते हैं, कर्ज, और उनसे वसूलते भी है। पर तुम लोग यहाँ इस औरत की शादी में क्या कर रहे हो? शादी? कैसी शादी? अरे लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कोई नहीं है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तो सुनो। जैसे तुम देवी समझते हो न, तुम्हारी वो पहली पत्नी एक नंबर की जुआरी थी। ऑनलाइन बेटिंग के चक्कर में वो मरने से पहले तुम्हारा घर हमारे पास गिरवी रख गई थी। कई सालों से हमें पैसे नहीं मिले थे, तो हम तो पिछले महीने ही घर पर कब्जा करने आए थे, पर तुम्हारी इस दूसरी बीवी ने हमें रोक लिया और कहा कि यह खुद ही सारा कर्जा चुकाएगी, और तुम्हें भी कुछ बताने से मना कर दिया। तब से यह हमारा कर्ज चुका रही है। भाई साहब सही कह रहे हैं अंकल जी, आप लोग जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है। आंटी जी मुझसे मिली थी क्योंकि वो एक सारा कर्ज उतारने के लिए एक टिफ़िन सेंटर खोलना चाहती थी। मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने इनका बिजनेस प्लान देखा और इनके साथ पार्टनरशिप की। पर वो तो तुम दोनों नाइट क्लब गए थे रात को और वो होटल से मिल रहे थे, वो सब क्या था? भाभी जी, आप इंस्टाग्राम की रील से थोड़ा बाहर निकलिए। हम उस नाइट क्लब में पार्टी करने नहीं गए थे। हम उस क्लब के ओनर से कैटरिंग ऑर्डर लेने गए थे, और वो ज्वेलरी शॉप में हम वहाँ पर ज्वेलरी खरीदने नहीं गए थे, बल्कि आंटी जी को वहाँ भी अपनी ज्वेलरी बेचने गई ताकि भाई के पैसे दे सकें। और हम यहाँ पर शादी करने नहीं आए। जो फार्म हाउस है ना, इसी में टिफ़िन सेंटर खुला है, उसी का उद्घाटन है आज। सुलोचना, तूने तो इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? एक बार मुझे बताती तो सही। कैसे बताती आपको?
डॉक्टर ने कहा था ना कि आपका दिल बहुत कमज़ोर है, आपको कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। आप तो अपनी पहली पत्नी को भगवान मानते थे। अगर आपको ऐसा पता चलता तो आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दे सुलोचना, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत परेशान किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आई एम सॉरी मॉम, मैंने भी आपको बहुत हर्ट किया है। माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ़ किया है। चलो अब समय निकला जा रहा है, टिफ़िन सेंटर का उद्घाटन करते हैं सब साथ मिलकर। सभी साथ में मिलकर सुलोचना के टिफ़िन